नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और आईपीओ जो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इस आईपीओ का नाम है MTAR आईपीओ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ का बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी क्या करती है, कैसे रेवेन्यू अर्न करती है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। सो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है। सो अभी जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक के साथ या एंजल ब्रोकिंग के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और गाइस, मैं एक और बात आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सामने दिए गए रेड बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीओ इंफॉर्मेशन की। तो आईपीओ का इशू साइज है 596.41 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 123.52 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 472.90 करोड़। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में डिफरेंस क्या होता है? फ्रेश इशू मतलब यानी कंपनी यहां पर नए शेयर्स इशू कर रही है और जो ये पैसा है वो कंपनी के पास जा रहा है। वहीं ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो प्रमोटर है, यहां पर अपना कुछ शेयर्स बेच रहे हैं और जो पैसा है वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। इशू टाइप की बात करूं तो ये एक बुक बिल्ड इशू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 574 टू 575 पर इक्विटी शेयर का आईपीओ प्राइस बैंड है और हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना होता है, यानी अपर प्राइस बैंड जो है 575 का, हमें उसमें अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस में। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू है। लॉट साइज यहां पर 26 शेयर्स का रखा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लॉट की है जो कि है 14,950 रुपीज और मैक्सिमम आप 13 लॉट इन्वेस्ट कर सकते हो जिसकी वैल्यू है 1,94,350। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही ये शेयर लिस्ट होगा। अब हम बात करेंगे आईपीओ टाइमलाइन की। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 मार्च 2021 को और लास्ट डे है आईपीओ को अप्लाई करने का 5 मार्च 2021 को। अलॉटमेंट डेट की बात करूं तो आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा 10 मार्च 2021 को और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती सो आपका रिफंड आ जाएगा 12 मार्च 2021 को। रिफंड आने में 1 से 2 दिन का डिले हो सकता है, तो पैनिक ना करना। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 15 मार्च 2021 को और उसके बाद लिस्टिंग यहां पर एक्सचेंज पर रखी गई है 16 मार्च 2021 को। अब हम बात करेंगे अबाउट कंपनी। MTAR टेक्नोलॉजीज जो है ना वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1999 को और ये एक लीडिंग नेशनल प्लेयर है इन द प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ये कंपनी प्राइमरी एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिशन क्रिटिकल प्रिसीजन कंपोनेंट्स विद क्लोज टॉलरेंस एंड इन critical assemblies through its precision matching, assembly, specialized fabrication, testing and quality control process। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये कंपनी उन कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है, यानी जो इसरो, जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, और जो DRDO है, ठीक है, डिफेंस के लिए जो कंपनी है, ये उन कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ सैटेलाइट्स के प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब जो ये कंपनी है ना वो प्राइमरीली सर्व करती है कस्टमर इन द न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, न्यूक्लियर एक जो होता है सेक्टर उसमें करती है, स्पेस एंड डिफेंस में सर्व करती है, क्लीन एनर्जी सेक्टर में सर्व करती है। और सिंस इंसेप्शन दे हैव स्ट्राइव टू ग्रो कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन सिविल एंड न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। और इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होते हैं उसमें काफी कंट्रीब्यूट कर रही है MTAR टेक्नोलॉजी। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में भी कंट्रीब्यूट कर रही है और इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। इनके काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इनके क्लाइंट्स के अगर मैं नाम लूं तो डिफेंस और स्पेस सेक्टर में से भी इनके क्लाइंट्स है। इसरो इनका क्लाइंट है, NPCIL इनका क्लाइंट है, DRDO इनके क्लाइंट है, ब्लूम एनर्जी भी इनके क्लाइंट है और ब्लूम एनर्जी से इनको काफी अच्छा रेवेन्यू आता है, लगभग 50% इनको ब्लूम एनर्जी से आता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आता है कि अगर ब्लूम एनर्जी से इनको बिजनेस आना बंद
बंद हो जाए तो ये इनके लिए काफी बड़ा थ्रेट है, पर अभी तक ब्लूम एनर्जी से इनको अच्छा बिजनेस आ रहा है। रेफेल भी इनके यहाँ पर कस्टमर है और ELBIT भी इनके कस्टमर है और ये इनके स्टीम क्लाइंट्स है, यानी मतलब ये इनके बड़े क्लाइंट्स है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं MTAR टेक्नोलॉजी की। तो करेंटली इस फर्म के पास 7 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इन हैदराबाद तेलंगाना दैट अंडरटेक प्रिसीजन मैचिंग, असेंबली, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन, ब्रेजिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, अदर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। यहां पर सारे ये प्रोसेस होते हैं। सो ये था बेसिक कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी प्रमोटर एंड प्रमोटर होल्डिंग की। सो इनके प्रमोटर जो है वो है पर्वत श्रीनिवासन रेड्डी, इनके मेन प्रमोटर है। उसके बाद P लीलावती, K शालिनी, D अनीता रेड्डी, C उषा रेड्डी, G कविता रेड्डी, अंशुमन रेड्डी, P कल्पना रेड्डी, सरायना लोका रेड्डी, A मनोगना रेड्डी एंड M माधवी आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। यानी इनके फैमिली में सारे सबके पास कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है इस कंपनी की। IPO प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू से पहले इनकी प्रमोटर की होल्डिंग है 62.24% और आफ्टर इशू के बाद इनकी रह जाएगी होल्डिंग 50.25%। अब हम बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है MTAR टेक्नोलॉजीज का इस IPO को लाने का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू पार्टली आर फुली रीपे कंपनीज बोरोइंग। जितनी भी कंपनी के पास इस टाइम बोरोइंग है, डेट है, उसको पार्टली या फुली रीपे कर देंगे, या तो थोड़ा सा पे कर देंगे और अगर इनको ठीक लगा तो ये शायद फुली भी पे कर दें। सेकंड इनका ऑब्जेक्टिव है टू फाइनेंस कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कंपनी की उसको फाइनेंस करना। और थर्ड इनका जो आ जाता है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो 2018 में इनका रिवेन्यू था 159 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 15% से 183.67 करोड़। फिर से इंक्रीज हो जाता है 2020 में 213.77 करोड़, लगभग 16.39% से इंक्रीज होता है। और अगर मैं बात करूं सितंबर 2020 की तो इनका रिवेन्यू था 177.27 करोड़। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इनका नेट प्रॉफिट था 2018 में 5.42 करोड़, उसके बाद इंक्रीज हो जाता है 39.20 करोड़, लगभग 21% से इंक्रीज होता है नेट प्रॉफिट। उसके बाद नेट प्रॉफिट बढ़ जाता, थोड़ा सा कम होता है 31.32 करोड़। और उसके बाद सितंबर 2020 का अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 28.07 का यहां पर नेट प्रॉफिट था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं, एक ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब हम बात करेंगे कंपनी का स्वॉट एनालिसिस की। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ आ जाता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, काफी सारे टाइप के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। सेकंड आ जाता है 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनके पास हैं। थर्ड आ जाता है डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस इनके पास अच्छा है। फोर्थ आ जाता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड और फिफ्थ आ जाता है एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट। इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो काफी क्वालिफाइड भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है। अब हम बात करेंगे इसकी वीकनेस की। वीकनेस में आ जाता है कि अभी इनके पास MTAR टेक्नोलॉजीज के पास काफी बिग क्लाइंट्स हैं, जैसे कि DRDO, इसरो, NPCIL एक्सेट्रा। बट इनकी क्या है, डिपेंडेंसी बहुत है। अगर इनमें से कोई क्लाइंट जाता है तो इनको काफी प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिल सकती है। सेकंड इनकी जो वीकनेस आ जाती है वो है द प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। मेरा काफी हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहां पे कुछ एरर आ जाता है तो उससे काफी बड़ा डैमेज होने को देखने को मिल सकता है। यहां पर इनको स्ट्रिक्ट क्वालिटी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। और फिफ्थ आ जाता है एनी डिस्पर्सन इन सप्लाई कैन नेगेटिवली अफेक्ट बिजनेस रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज में पहले बात करेंगे कि फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज कि अभी जो गवर्नमेंट है ना वो काफी जो इस सेक्टर है, खाली जैसे हमने देखा होगा डिफेंस सेक्टर और दूसरा स्पेस सेक्टर, इसमें काफी फोकस कर रही है। तो अगर इन दो सेक्टर में अगर कंपनी फोकस करती है ना तो वो ऑलरेडी मतलब जहां से काम किसको मिलेगा, वो MTAR टेक्नोलॉजीज को मिलेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी इनके लिए फेवरेबल है। सेकेंड आ जाता है एक्सपैंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। ये अपनी इंडिया के साथ साथ अपनी जो प्रेजेंस है उसको इंटरनेशनली भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ये एक इनके पास अपॉर्चुनिटी है। और थर्ड आ जाता है इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और ये जैसे जैसे इनकी एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को काफी अच्छा बढ़ा सकते हैं।
अब आ जाती है, हम बात करते हैं थ्रेट्स और रिस्क फैक्टर्स की कि इस कंपनी के लिए थ्रेट क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बात करी थी कि ब्लूम एनर्जी से इनको सबसे ज्यादा रिवेन्यू आता है। सो अगर इनका कोई बड़ा क्लाइंट, और जो इनके टॉप 3 क्लाइंट है जैसे ब्लूम एनर्जी, DRDO, इसरो, NPCIL, इनमें से कोई भी क्लाइंट अगर ये लूज करते हैं तो यहां पर इनको काफी रिवेन्यू में प्रॉब्लम देखने को फेस हो सकती है, काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो यहां पर इनको इस चीज का ध्यान रखना होगा और साथ साथ में और भी क्लाइंट्स को इनको ढूंढना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आता है कि अगर गवर्नमेंट को, जो जैसे अभी तो गवर्नमेंट फेवरेबल है किस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट के बजट में डिफेंस सेक्टर और जो हमने कहा स्पेस सेक्टर, इसके लिए बजट कम अनाउंस होता है और कम जो गवर्नमेंट है इस वाले सेक्टर में कम ध्यान देती है, तो उसका जो थ्रेट है वो किसको है, MTAR टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि इनको बिजनेस कम मिलेगा उस चीज से। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है इनके लिए, देखने को थ्रेट हो सकता है। तो एक और पॉइंट आ जाता है कि जो MTAR टेक्नोलॉजी है ना वो स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। सो यहां पर अगर कहीं पे भी थोड़ी सी मिस्टेक अगर देखने को MTAR टेक्नोलॉजी से बाई चांस कोई ह्यूमन एरर हो गया, कोई एरर हो गया, उसकी वजह से अगर इनके क्लाइंट को काफी बड़ा लॉस हो जाता है, सो ये एक तरह का वो क्लाइंट इनके पास वापस नहीं आएगा। तो यहां पर इनको काफी जो क्वालिटी है ना वहां पर बहुत अच्छी तरह स्ट्रिक्टली मैनेज करना होता है क्वालिटी को। अब हम बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम। गाइस लिस्टिंग के लिए हम जरूर देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है लगभग 400 प्लस और 26 शेयर्स का लॉट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि 400 का हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम के थ्रू लिस्टिंग गेन देखने को पर शेयर मिल जाता है, सो IPO में हमें लिस्टिंग गेन लगभग 10,000 का होने वाला है इस GMP के अकॉर्डिंग। गाइस एक चीज ध्यान रखना, GMP सिर्फ हमें बताता है कि लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता। GMP हमेशा ये नहीं कहता कि लिस्टिंग गेन होएगा ही होएगा, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, बट एक हमें आइडिया मिल जाता है। पर अभी तक इसका GMP काफी अच्छा चल रहा है और GMP से अकॉर्डिंग हमें 10,000 तक का लिस्टिंग गेन इस IPO में देखने को मिल सकता है। और अब हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू ये है कि आप लिस्टिंग गेन के भी अप्लाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, बट 2-3 चीजें ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको थ्रेड्स में बताया है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और लिस्टिंग गेन के लिए तो अच्छा IPO है। सो मैं अपने हर एक फैमिली मेंबर्स के एक डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कर रहा हूं। सो अगर आपको अभी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कैसे IPO अप्लाई करते हैं उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। एंजल ब्रोकिंग में कैसे IPO को आप अप्लाई कर सकते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। MTAR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।